मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब तक हमने देश की आजादी से जुड़ी बहुत सी घटनाओं और लोगों के बारे में जाना और समझा है। पर आज मैं बबीता जैन आपको इस दौर की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल अलग और नई थी। हम जानते हैं कि गुलामी की जंजीरों से देश को आजाद कराने में हर किसी ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हर लड़ाई का मकसद एक ही था। किसी ने सर पर कफन बांध लिया तो कोई गांधी के आदर्शों पर चला, किसी ने मुखबरी करके इस लड़ाई में मदद की तो किसी ने अपने ज्ञान से लोगों को एकजुट करना शुरू किया। दोस्तों, इस लड़ाई में मुसलमानों का योगदान उतना नहीं था जितना होना चाहिए, और हमारी इसी कमजोरी का फायदा ब्रिटिश राज उठाता रहा था। वो हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियों को बढ़ा रहे थे ताकि हम खुद से ही लड़ते रहें, पर ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चला और मुसलमानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ उकसाने के लिए अल हिलाल न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई। ये उर्दू भाषा का साप्ताहिक अखबार था जिसे आज ही के दिन यानी 13 जुलाई 1912 में कोलकाता से शुरू किया गया, और इस शुरुआत का क्रेडिट जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री व महान फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद को। आजाद ने ये पेपर खास तौर पर ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना करने के मकसद से शुरू किया था। उनका मानना था कि इसकी मदद से मुसलमानों तक पहुंचने के साथ साथ विदेशियों के प्रति उनके एटीट्यूड को भी बदला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अल हिलाल में उर्दू भाषा को एक अलग ही रंग ढंग से पेश किया। इस अखबार में धर्म, राजनीति, युद्ध, वैज्ञानिक उपलब्धियों जैसे कई विषयों को शामिल किया गया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाना था। अंग्रेजों ने इस अखबार को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस पर सिक्योरिटीज और टैक्सेस इतने लगा दिए गए कि उन्हें पूरा कर पाना मुश्किल होने लगा, और इसीलिए 1914 की प्रेस एक्ट के तहत इसका प्रकाशन बंद करना पड़ गया। ये सबसे ज्यादा बिकने वाला पेपर बन चुका था और इसका सर्कुलेशन 25,000 से भी ज्यादा था। अल हिलाल ने बहुत से मुसलमानों के विचारों को बदलने में मदद की, और इसीलिए हिंदू और मुसलमान सब एक सुर में आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अल हिलाल के बारे में अब तक देश का हर शख्स जान चुका था। महात्मा गांधी ने अपने पब्लिकेशन यंग इंडिया में लिखा था कि आजाद ने अल हिलाल का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से एक पावरफुल हथियार के रूप में किया। पंडित नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अल हिलाल को नई क्रांति का सूत्रधार माना है। उन्होंने माना कि इस अखबार में आजाद ने सिर्फ भाषा को ही शामिल नहीं किया था, बल्कि उसके टेक्सचर और स्टाइल को भी अलग ढंग से पेश किया था। लेकिन कुल मिलाकर अल हिलाल ने देश की जंग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। जिस प्रेस में इसे छापा जाता था वो आज भी चल रही है, और अब यहाँ से दीन दुनिया का प्रकाशन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब मेरा मन कर रहा है कि हम इतिहास में चलें और इतिहास से ही जुड़ी एक ऐसी पर्सनालिटी की बात करें जिसको जानकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। आज है जन्मदिन एक ऐसे शख्स का जिसे इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री लीडर कहा जाता है। बचपन से ही बड़े बड़े संघर्षों का सामना करने वाले इस सैनिक का जन्म 12 या 13 जुलाई को 100 ईसा पूर्व में रोम में हुआ था। वैसे मैंने 2 तारीख इसलिए बताई है क्योंकि उस समय की कैलेंडर और आज के कैलेंडर में बहुत फर्क है। जिस वक्त सीजर रोम का शासक बना, उसने कैलेंडर में 10 महीने की जगह 12 महीने किए थे। जूलियस सीजर का जन्म एक समृद्ध राजनैतिक परिवार में हुआ था। वो उस समय के बड़े लीडर रोमन जनरल मैरियस के भतीजे थे। मैरियस की मौत के बाद शासन सुला के हाथ में था। सुला के आने के बाद जूलियस की लाइफ काफी कठिन हो गई।
इस तरह जूलियस का पूरा बचपन रोम में चल रहे सिविल वॉर में बीता, जिस कारण उनमें एक अच्छे योद्धा की क्वालिटीज भी आने लगी। वो रोम पर शासन करना चाहते थे और इसीलिए पहले कदम के तौर पर इन्होंने एक अच्छी फैमिली में शादी की ताकि नेटवर्क कनेक्शन को मजबूत बनाया जा सके। जूलियस की इन कोशिशों के कारण 19 साल की उम्र में इन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर उनके सपोर्टर्स ने जूलियस को वहां से किसी तरह छुड़वा लिया। इन सब के बीच जूलियस को लंबे समय के लिए रोम छोड़ना पड़ा। अब जूलियस ने आर्मी ज्वाइन कर ली और इसके पीछे इनका मकसद खुद को पावरफुल बनाना था। आर्मी में उनकी ज्वाइनिंग एक आम सिपाही के तौर पर नहीं बल्कि मिलिट्री असिस्टेंट के तौर पर हुई थी, जिसकी वजह थी इनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड। जल्द ही जूलियस को सिलीसिया में अपॉइंट कर दिया गया। यहाँ आकर जूलियस ने साबित किया कि वो एक योग्य और साहसी सैनिक है। इसी बीच एक कॉमरेड की जान बचाने पर जूलियस की काफी प्रशंसा भी हुई। एक सैनिक के तौर पर जूलियस ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसका लक्ष्य रोम पर शासन करना था। जूलियस सीजर ने आर्मी छोड़ दी और सर्दियां बिताने के लिए रोड्स आइलैंड पर निकल पड़े। रास्ते में जूलियस के जहाज पर कुछ लुटेरों ने कब्जा कर लिया और 40 दिन तक उन्हें बंदी बनाकर रखा। 40 दिन बाद जब उन्हें फिरौती के रूप में एक मोटी रकम मिल गई तो उन्होंने जूलियस को छोड़ दिया। अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड और मिलिट्री एक्सपीरियंस के दम पर जूलियस ने अपने आप को योग्य शासक साबित करने के लिए 59 BC में जूलियस ने रोम में अपनी वापसी की। अब जूलियस की सक्सेसफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री करियर की शुरुआत हो चुकी थी और फिर उसने बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। इसी दौरान जूलियस ने पॉम्पे द ग्रेट और क्रेसस के साथ डील कर ली। इन तीनों ने 50 BC तक पूरे रोम पर शासन किया, लेकिन अचानक क्रेसस की मौत के बाद जूलियस और पॉम्पे के बीच दूरियां आ गईं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। जूलियस सीजर नॉर्दर्न इटली और सदर्न फ्रांस के गवर्नर बने। धीरे धीरे जूलियस सीजर अपनी ही नीतियों में इतना उलझता गया कि उसकी जिंदगी में सुकून बचा ही नहीं था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो एक के बाद एक युद्ध करता गया। पूरे रोम को अपने कब्जे में करने के लिए उसने पॉम्पे से लंबी लड़ाई की और अंत में पॉम्पे मारा गया। पूरे रोम में जूलियस को उसकी बोल्डनेस और विलिंगनेस के लिए जाना जाता था। इन सब के बीच जूलियस कब एक तानाशाह बन गया उसे पता ही नहीं चला। आगे चलकर यही तानाशाही उसकी मौत का कारण बनी और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, जूलियस सीजर की लाइफ पर अब तक कई प्ले भी बनाए गए हैं। जूलियस सीजर की जिंदगी हमें हमेशा एहसास कराती है कभी न रुकने का। सीजर के साहस, वीरता और जज्बे को आज हम सब सलाम करते हैं। दोस्तों, हम सब ने अब तक कई पजल सॉल्व की होंगी, पर आज मैं एक खास पजल के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। ये एक क्यूब है जिसमें अलग अलग रंगों के कई छोटे छोटे क्यूब का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसे मैजिक क्यूब या फिर रूबिक्स क्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इस पजल टॉय को इतिहास के सबसे पॉपुलर टॉयज में गिना जाता है और अब तक इस पर बड़े बड़े लोग अपना हाथ आजमा चुके हैं। कई बार क्यूब्स को इधर उधर घुमाने के बाद ही इसकी हर लेयर में एक ही रंग को लाया जा सकता है। वैसे सच बताऊं तो मैं अभी तक इसे सॉल्व ही नहीं कर पाई हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि साधारण से दिखने वाले इस खिलौने के पीछे कितनी लंबी कहानी है। दरअसल ये कलरफुल पजल उपज है एक पावरफुल ब्रेन की, जिन्हें अर्नो रूबिक के नाम से जाना जाता है। My name is Arno Rubik. I made the cube. Probably you heard about it. रूबिक का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के समय हंगरी के बुदापेस्ट में हुआ था। इनके फादर एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर और माँ एक पोएट थी। रूबिक भी इंजीनियरिंग तो करना चाहते थे, लेकिन कुछ अलग भी। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कल्पचर यानी मूर्ति कला में शुरू की और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ना शुरू कर दिया।
एक दिन रूबिक ने एक क्यूब को देखा और इसके स्ट्रक्चर को स्पेस से कंपेयर किया। उनका मानना था कि जिस तरह स्पेस में सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बिना टकराए घूमते रहते हैं, उसी तरह क्यों ना कोई ऐसी पजल बनाई जाए जो इसी ट्विस्टिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। बस यही सोचकर रूबिक ने क्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इस क्यूब में उन्होंने 27 छोटे छोटे क्यूब्स का इस्तेमाल किया और उन्हें जोड़ने की कोशिश की। पहले अटेम्प्ट में इसमें इलास्टिक बैंड का इस्तेमाल किया गया, जो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद रूबिक ने सारे ब्लॉक्स को इस तरह अरेंज किया कि वो अपने शेप के कारण एक दूसरे से जुड़े रहें। रूबिक के इस क्यूब की हर लेयर में मौजूद 9 क्यूब को आसानी से घुमाया जा सकता था। इस क्यूब में डायगोनली छोड़कर किसी भी रो के 3 स्क्वायर्स नई रो में जा सकते हैं। सबसे पहले रूबिक ने ही अपनी पजल को सॉल्व करने की कोशिश की। ये काफी मजेदार गेम था, जिसे उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में बनाया था। इसे सॉल्व करना आसान नहीं था, इसलिए रूबिक ने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 8 कॉर्नर्स वाले क्यूब्स को अलाइन करना शुरू किया और ऐसा करते करते पजल को सॉल्व करने में करीब 1 महीना लग गया। Form studies meant to create different forms and shapes without a special function. The cube was a very basic form, capable to change its places and positions in space. I recognized the possibilities of the movements and in the same time I recognized how difficult to go back. And when I finished my work and I found solution for that, just in that time I realized it as a puzzle. 1975 में रूबिक ने हंगेरियन पेटेंट के लिए अप्लाई किया और फिर अपने इन्वेंशन को बुदापेस्ट में एक स्मॉल टॉय बनाने वाली कंपनी के पास छोड़ दिया। 1977 में ये पेटेंट अप्रूव हुआ और पहला टॉय 1977 के आखिर में नजर आया। तभी ये इन्वेंशन हंगेरियन बिजनेसमैन टिबोर लैग्जी की नजर में आया। लैग्जी खुद भी एक मैथमेटिशियन थे। वो एक कॉफी शॉप पर थे, तभी उन्होंने एक वेटर के हाथ में इसे देखा। इसे देखकर लैग्जी काफी इम्प्रेस हुए और अगले ही दिन स्टेट ट्रेडिंग कंपनी में गए। उन्होंने इस खिलौने को पश्चिम में बेचने के लिए परमिशन ली और फिर इसी सिलसिले में वो रूबिक से मिलने भी गए। रूबिक को देखकर लैग्जी काफी हैरान रह गए। उनकी हालत बिल्कुल एक भिखारी की तरह लग रही थी। रूबिक ने बड़े ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। उनके मुंह पर एक सस्ती हंगेरियन सिगरेट लटक रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद लैग्जी को खुशी इस बात की थी कि वो इस वक्त एक जीनियस के सामने बैठे थे। रूबिक से मिलने के बाद सबसे पहले लैग्जी ने इस मैजिक क्यूब को न्यूरमबर्ग टॉय फेयर में दिखाया। उन्होंने इससे खेलते हुए लोगों को इसके बारे में बताया और इसी बीच वो टॉय एक्सपर्ट टॉम क्रेमर से भी मिले। क्रेमर ने इस खिलौने को दुनिया का अजूबा बताया। इसके बाद इस पजल टॉय की बिक्री बहुत तेजी से हुई और देखते ही देखते अर्नो रूबिक एक सेल्फ मेड मिलियनेयर बन गए। रूबिक ने क्यूबिक रूब्स नाम से एक क्लब बनाया, जहां स्टडी सॉल्यूशन और गेम्स खेले जाते थे। इस क्यूब के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है। इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड 10 सेकंड का है। Yes! 2009 तक इस क्यूब की 350 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी थी, जिसके साथ ही ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना बन गया और आज भी है। रूबिक ने कंप्यूटर गेम्स पर भी काम शुरू किया है और इन दिनों वो वीडियो गेम डेवलपमेंट में बिजी हैं। दोस्तों, जीतने के लिए हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस राह में कई बार हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी हार और संघर्ष में ही निकल जाती है। लेकिन खिलाड़ी वही कहलाता है जो तमाम हार के बावजूद दौड़ में शामिल रहता है और एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मशहूर हॉलीवुड स्टार हैरिसन फोर्ड भी एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं,
जिन्हें शुरुआती दौर में काफी लंबे समय तक हार देखनी पड़ी है, लेकिन एक्टर बनने के लिए इन्होंने अपने स्ट्रगल को कभी कम नहीं होने दिया, लड़ते रहे और आखिर में जीते भी। फोर्ड का जन्म आज ही के दिन शिकागो में हुआ था, जिन्हें काफी लंबे समय के बाद 1973 में स्टारडम मिली, जब 1973 में जॉर्ज ल्यूकस ने इन्हें अपनी फिल्म अमेरिकन ग्राफिटी में कास्ट किया था और फिर इसके सीक्वल्स में भी, जिन्होंने फोर्ड को सुपरस्टार बना दिया। 1960 में ग्रेजुएशन के बाद फोर्ड ने ड्रामा कोर्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। 1960 में फोर्ड अपनी फ्यूचर वाइफ मैरी मार्कार्ट के साथ हॉलीवुड की तरफ मूव कर गए। यहाँ आकर सबसे पहले इन्होंने कोलंबिया पिक्चर्स के साथ काम किया। यहाँ पर फोर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर के रूप में काम करते थे, जिसके लिए इन्हें एक हफ्ते में $150 मिलते थे। 1966 में वो अपनी पहली फिल्म डेड हीट ऑन अ मैरी गो राउंड में नजर आए और इसी बीच अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कारपेंटर का काम भी शुरू कर दिया। 1973 में उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल मिला। ये फिल्म थी अमेरिकन ग्राफिटी, लेकिन अभी भी उनका करियर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था और फिर उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के लिए एक कारपेंटर और एक्टर दोनों रोल्स में काम करना शुरू किया। इसी बीच 1974 में द कन्वर्सेशन और 1979 में अपोकलिप्स में फोर्ड को छोटे रोल मिले। 1977 में फोर्ड ने जॉर्ज ल्यूकस के साथ कोलैबोरेट किया और स्टार वॉर्स में लीड रोल में नजर आए। इस फिल्म ने उनके हॉलीवुड प्रोफाइल को बढ़ाने में बहुत मदद की, जिसके 2 सीक्वल्स ने इन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। The Bible speaks of the ark leveling mountains and laying waste to entire regions. Not something to be taken lightly. No one knows its secrets. Jones, do you realize what the ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. An army which carries the ark before it. 1981 में आई इंडियाना जोन्स में इन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। इस तरह मिड 80s तक इन्होंने ड्रामेटिक एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। अब तक फोर्ड हॉलीवुड के मोस्ट बैंकेबल स्टार बन चुके थे। सन 2000 से अब तक इन्होंने बहुत ही कम रोल्स किए और इसमें भी रिस्पॉन्स इन्हें मिला जुला ही मिला। 2006 में आई फायरवॉल भी कोई खास धमाल नहीं कर पाई। इसके बाद इन्होंने अपने लुक और स्टाइल को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और 2013 में आई फिल्म 42 में एक ड्रामेटिक टैलेंट के रूप में दिखाई दिए। ये फिल्म अमेरिकन बेसबॉल लेजेंड जैकी रॉबिन्सन की लाइफ पर बनी है, जिसमें फोर्ड ने बेसबॉल एग्जीक्यूटिव का रोल किया है। वो रॉबिन्सन को खेलने के लिए साइन करते हैं। हैरिसन फोर्ड के हर रोल में वो एक नई अपील में दिखाई देते हैं। उनकी फिल्मों को कई बार बेस्ट मूवीज और इन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर भी चुना गया है। इस तरह लंबे समय तक संघर्ष करने वाले फोर्ड को बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार भी कहा गया है। आज हम सब अपनी पूरी टीम की तरफ से इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हैं। दोस्तों, टैलेंट जब बचपन से नजर आने लगे तो बिना कुछ सोचे समझे उस दिशा में आगे बढ़ना ही समझदारी होती है। केसरबाई केलकर भी एक ऐसी ही गायिका रही, जिन्होंने बचपन से ही अपने टैलेंट को संवारने के लिए अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। केलकर का जन्म आज ही के दिन 1892 में गोवा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके संगीत की कदर न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी की गई और आज भी केसरबाई की आवाज क्लासिक म्यूजिक की एक खास पहचान है। केसरबाई केलकर जयपुर अटरौली घराने से ताल्लुक रखती थी।
उन्होंने 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और कोल्हापुर आ गई। संगीत सीखने के लिए यहाँ पर इन्होंने 8 महीने तक अब्दुल करीम जी की शागिर्दी में गाना सीखा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसीलिए गोवा वापस आकर केसरबाई केलकर ने रामकृष्ण बुआ वेज वोकलिस्ट के साथ सीखना शुरू किया। काफी दिनों तक संगीत की शिक्षा लेने के बाद 16 साल की उम्र में केसरबाई मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद भी इन्होंने काफी टीचर्स से संगीत सीखा और अपनी पढ़ाई का सिलसिला इन्होंने उस्ताद अलादिया खान के साथ खत्म किया। उस्ताद खान जयपुर अलादिया घराने के फाउंडर थे। इसके बाद केसरबाई ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को अपनी आवाज का दीवाना बनाना शुरू किया। उन्होंने ज्यादातर परफॉर्मेंस एरिस्टोक्रेटिक ऑडियंस के लिए दी। ये एक ऐसी ऑडियंस होती है जो अपर क्लास को बिलोंग करती है। केसरबाई हमेशा ही अपने काम को लेकर काफी पर्टिकुलर रहती थी और यही वजह है कि ब्रॉडकास्ट लेबल के अलावा HMV के लिए उनकी 78 रिकॉर्डिंग्स ही की जा सकी हैं। केसरबाई एक रॉयल पर्सनैलिटी थी। केसरबाई अपनी योग्यताओं और टैलेंट से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए हमेशा स्टेज पर कॉन्फिडेंट रहती। 1948 में कोलकाता की संगीत अनुरागी सजान समन समिति ने केसरबाई केलकर को सुश्री की उपाधि दी, जिसका मतलब है एक्सीलेंट वॉइस। देश ने भी इनके टैलेंट का सम्मान किया और 1969 में केसरबाई केलकर को पद्म भूषण से नवाजा गया। इसी साल महाराष्ट्र सरकार ने केसरबाई केलकर को राज्य गायिका का सम्मान दिया। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर भी केसरबाई के संगीत के शौकीन थे। हर साल नवंबर में गोवा में केसरबाई केलकर के नाम से एक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहां देश विदेश के लोग इकट्ठे होते हैं और मुंबई विश्वविद्यालय की तरफ से हर साल उनके नाम से एक म्यूजिक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। राग भैरवी पर आधारित केलकर की 3.5 मिनट की जात कहाँ हो रिकॉर्डिंग अंतरिक्ष में भी भेजी गई थी। इस रिकॉर्डिंग को वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल किया गया था और इसी के तहत इसे गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क पर रिकॉर्ड करके 1977 में वॉयेजर 1 व 2 स्पेसक्राफ्ट की मदद से स्पेस में भेजा गया। इस रिकॉर्डिंग को रॉबर्ट ई ब्राउन ने रिकमेंड किया था। उनका मानना था कि ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और दोस्तों, मैं तो ये सोचती हूँ कि अंतरिक्ष में भी कोई ना कोई जरूर होगा जो उन्हें याद कर रहा होगा। तो चलिए, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से केसरबाई केलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Born to be remembered. Born to be
तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का सफर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी ये आसमां। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।